यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को पास करना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन सही रणनीति के अभाव में बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैंने 3 बार यूजीसी नेट इतिहास विषय से क्वालिफाई किया है और इस बार मेरा जेआरएफ भी हो गया, बीएड भी है और सीटेट भी मैं पास आउट हूँ। तो जब अभी हाल ही में जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो रिवाइज रिजल्ट आया, जिसमें मेरा 210 नंबर आया, जिसके साथ मैं जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसके बाद कई सारे दोस्तों का, साथियों का संदेश आया, बधाई संदेश आया। इसके साथ ही जो एक चीज़ मैंने कॉमन पाया कि वो सभी मुझसे मेरी रणनीति जानना चाह रहे थे कि कैसे मैंने इस एग्जाम को लगातार 4 बार क्वालिफाई किया। तो देखिए, मैंने शुरुआत में ही बोला कि इस प्रतिष्ठित एग्जाम को पास करने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? रणनीति, स्ट्रॉन्ग रणनीति। तो वो जो मेरा अपना जो रणनीति था, मैंने जो अपनाया, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि कई सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो फ़ोन से कॉल करके, मैसेज करके जिन्होंने पूछा, तो उनको तो मैं पर्सनली बताया ही, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों का क्वेरी है। तो मुझे लगता है कि मैं अपना जो सही रणनीति है, जिसने मुझे सफलता दिलाई, मैं उसे आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है आप उस एग्जाम को जानें। वो एग्जाम है क्या, वो आपसे चाहता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस एग्जाम का। तो आप जैसा कि जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम जो है, यूजीसी जो है हायर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो एनटीए के माध्यम से करवाती है। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसका उद्देश्य क्या है कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करना। तो वो हायर एजुकेशन में रिसर्च हो गया, पीएचडी हो गया या प्रोफेसर की बहाली हो गई, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिसका अपने सब्जेक्ट में क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, और वो हायर एजुकेशन में जाएगा, मतलब टीचिंग के फील्ड में, शिक्षण के फील्ड में काम करेगा, तो उसके अंदर जो मेंटल कॉम्प्रिहेंशन स्किल, टीचिंग स्किल, रिसर्च स्किल, ये सब हो। तो आप पहले तो उस एग्जाम को जाने। अब जो जिस सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को जाने। तो जैसे मैं इतिहास से था, तो मुझे जानना होगा ना कि इतिहास के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है इतिहास से। एक चीज चाहता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कि आपका अपने सब्जेक्ट में क्या हो, कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्या हो, क्लियर हो। यही चाहते एग्जाम। तो ये कैसे होगा? तो उस एग्जाम को जानने का तरीका क्या है? सिलेबस। किसी भी एग्जाम को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसका सिलेबस। आपको अगर मेरा इंटर का, मैं आर्ट्स क्लासेस नाम से कोचिंग चलाता हूँ कैदराबाद दरभंगा में। मैं पहला क्लास जब लेता हूँ तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जाओ, तो पूछते कहाँ। तो अगर मैं उनको पार्टिकुलर लोकेशन देता हूँ कि चलो दरभंगा टावर चले जाओ, तो फिर बोलता है कि सर कैसे जाए, क्यों जाए, कैसे जाए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना होगा कि आप जो है कहाँ जाना चाहते हैं। हायर एजुकेशन में वाकई में आप जाना चाहते हैं? अगर इसका आंसर हाँ है तो क्यों जाना चाहते हैं, ये पूछिए। इसके अलावा जो है आप कैसे जाएंगे, कैसे जो है ना, यही का जवाब क्या है, आपकी रणनीति, कि आप इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो यही रणनीति है, तो ये जानना होता है। तो किसी भी एग्जाम को जानने का सबसे बेस्ट तरीका है सिलेबस। तो मैंने क्या किया, जो ये एग्जाम था यूजीसी नेट जेआरएफ, उसका जो सिलेबस है, ये मेरे पास इतिहास का सिलेबस है, उसको मैंने सही तरीके से क्या करा, रीडिंग करा एक एक चीज को पूरा ढंग से। अच्छा, सिर्फ रीडिंग नहीं करा, इसका मैंने एनालिसिस भी किया। तो जब इसको मैं रीड कर रहा था तो मुझे पता चला कि भाई इसका जो सिलेबस है ना, ये इंटरमीडिएट का जो आर्ट्स का हिस्ट्री का सब सिलेबस है, वो सब इसमें समाया हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा चीज है। तो मेरा आर्ट्स का कोचिंग भी है, तो मैं आर्ट्स का कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं पूरे सिलेबस को डीपली उन लोगों को पढ़ाता हूँ। पहले सिलेबस समझाता हूँ, फिर एक एक टॉपिक पे डेप्थ में चर्चा करता हूँ, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर होते उस तरीके से देता हूँ। तो मेरा जो अपना अप्रोच रहा इस एग्जाम को, पहले मैंने सिलेबस पढ़ा तो मुझे पता चला कि इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है पूरा इसमें समाया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसको मैं तो पढ़ा ही रहा था, 3-4-5 बैच पढ़ा चुका हूँ। इस बार भी रिजल्ट आया, उसमें इंटरमीडिएट में मेरे कोचिंग से 450, 430, इस तरह से कई सारे बच्चे ने मार्क्स लाया है, अच्छे नंबर से पास किया। तो पहला कि मैंने इंटरमीडिएट के सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा और उसको पढ़ाया। इससे क्या हुआ, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बेहतरीन हुआ। क्योंकि देखिए, जब आप किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं तो आपको ढंग से पहले आप कंसेप्ट क्लियर, और फिर आप एड्रेस करते, बोलते हैं टॉपिक पे, फिर उधर से आपको क्वेश्चन सब आता है।
इससे क्या होता है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कंप्रीहेंशन स्किल है, वो डेवलप होता है। तो पहला काम मैंने क्या किया, इंटरमीडिएट का जो था उसको अच्छे से पढ़ा, उससे मेरा क्या हो गया, बेसिक ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वो कहिएगा कैसे, किस इंटरमीडिएट में भी क्या पढ़े, एनसीईआरटी, हाँ ऑब्वियसली एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट चीजें नहीं दी हुई, और जो पहले पढ़ाया जा चुका है 9th-10th में उसको दोबारा रिपीट नहीं करता है, डेप्थ में नहीं। वो एनसीईआरटी क्या है, इंस्ट्रक्शन के अच्छे से हल्का हल्का हिंट देता है, डेप्थ में आपको खुद से पढ़ना होगा। तो उसके लिए एक हेल्प बुक से मैं पढ़ाता हूँ, SBPD पब्लिकेशन का बुक आता है इंटरमीडिएट का, 11th का भी 12th का भी। तो 11th के सब्जेक्ट सिलेबस को आप देखिएगा इंटरमीडिएट में, तो उसमें क्या होता है, 11th का जो हिस्ट्री है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, लेकिन पहला चैप्टर है ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उसका हिंट है। इसके अलावा इस पे पृथ्वी पे मानव का विकास कैसे हुआ, ह्यूमन एवोल्यूशन, उसमें पढ़ते हैं ना आपको, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। इसके अलावा लास्टली क्या है, होमो सेपियंस। तो मानव कैसे आदि मानव से डेवलप होते आया वो है। फिर वर्ल्ड के दुनिया में कैसे क्या हुआ, उस सारा पॉलिटिक्स है। तो आप चाहे तो 11 का हिस्ट्री पढ़ सकते, लेकिन पढ़ ही लीजिए, बेहतर है, क्योंकि वो रिलेट होता है 12th के हिस्ट्री में। हालांकि एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें, लेकिन रिलेट होता है। तो मैंने फर्स्ट क्या करा, 11th को मैंने पढ़ाया ढंग से, तो वो जो मेरा कंसेप्ट था अभी भी पढ़ा रहा हूँ। फिर 12th को पढ़ा, तो 12th में भी 3 पार्ट है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो ये इतिहास के में हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ, राजनीति विज्ञान। तो उसका जो पहला भाग है तो वो क्या है, आजादी के बाद का भारत, तो वो आ जाता था। इससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद जब उससे वो तो पढ़ाता ही था, फिर मुझे इसका सिलेबस भी मुझे पता था, तब जाकर के मैंने क्या किया, घटना चक्र आप लोग सबके पास होगा, ये देखिए घटना चक्र है। ये पुस्तक को मैंने लगता है 4-5 बार में पढ़ चुका हूँ। इसका विशेषता क्या है, ये इस पुस्तक में प्रत्येक टॉपिक बाय, जैसे मान लीजिए शुरू से ही पाषाण काल है, तो पाषाण काल का 2-3 पेज में शॉर्ट नोट्स दे दिए हुआ। फिर उसके बाद जो कहीं भी किसी आयोग में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीएससी में जो भी पूछा गया क्वेश्चन है, वो यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको दिए हुआ है सब में। फिर देखिए दूसरा, जैसे आपको सिंधु घाटी सत्ता शुरू हुआ, इसका 3-4 पेज में शॉर्ट नोट्स दे दिए हुआ है ना, फिर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको मैंने 3-4 बार पढ़ा। इससे और क्या हो गया, और जो मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, वो भी क्या हो गया, बेहतर हो गया। एक ये रहा। इसके बाद मैंने क्या करा कि इस सिलेबस से संबंधित जो भी अन्य चीजें थी, उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए बहुत सारा चीज तो मेरा इससे ही हो गया। इसके बाद मैं पढ़ने पढ़ाने में तकनीक का बहुत उपयोग करता हूँ, एआई का भी उपयोग करता हूँ। उससे मैं शॉर्ट नोट्स लेना, किसी टॉपिक पे गहराई से जाना, जैसे मैंने बोला ना आपको कि एनसीईआरटी पढ़े, फिर एसबीपीडी पढ़े, उसमें भी एनसीईआरटी में भी ज्यादा तथ्य नहीं है, लेकिन तथ्य तो पूछता है, ज्यादा डेप्थ नहीं, लेकिन डेप्थ तो पूछता है। एसबीपीडी में फैक्चुअल मिस्टेक कैसा है, उसमें भी ज्यादा डेप्थ नहीं। उसको पढ़ने के लिए मैं इंटरनेट से, एआई से, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, उससे क्या करता था, चीजों को लेता था। फिर बाद में अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करता था। तो देखिए मेरा अपना शॉर्ट नोट्स है जो मैंने सारे टॉपिक पे बनाया है। इसको कैसे बनाया मैंने, इंटरमीडिएट का सिलेबस को ध्यान में रख करके। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट का जो भी है दोनों बुक, उसका ध्यान में रख करके, चैट जीपीटी, जेमिनी, इस सब का उपयोग करके। इसके अलावा ये जो है दृष्टि का ये बुक आता है, ये भी ठीक ठाक बुक है, सब बुक है, इसमें यूनिट वाइज सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ इसका हेल्प लेकर के, ये 2-3 बुक का हेल्प लेकर के मैंने अपना शॉर्ट नोट्स बनाया। देखिए प्रत्येक टॉपिक पे मैं जब शुरू करता हूँ आर्ट्स का भी पढ़ाना, तो मैं यही शुरू करता हूँ, इतिहास क्या है, ये हिस्टोग्राफी का टॉपिक है, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ तो वहां से शुरू करता हूँ, 11th में भी 12th में भी। तो इतिहास क्या है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या है, उसका फिर मतलब क्या है, मैंने फिर अपना परिभाषा क्रिएट किया हुआ है, इस सब के बारे में देखिए। फिर आगे देखिए इतिहास का विभाजन कैसे करते हैं, तो मैं अभी बताया था ना कि सोर्स के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना। तो ये सब के बारे में डिटेल से फिर कालखंड, टाइम पीरियड के आधार पे मैं उसको बांटता हूँ। 3 जनरली लोग बताते हैं ना कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। एक मैं अपने तरफ से जोड़ करके बताता हूँ अलग से कि देखो हम हालांकि मॉडर्न इंडिया में ही इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं अलग से जोड़ करके बताता हूँ कि चौथा क्या है, आजादी के बाद का भारत। तो ये तीनों तो आपको 12th में ही मिल जाएगा, इंटरमीडिएट का जो 12th का बुक है इतिहास में, ये पॉलिटिकल साइंस में मिल जाता है। तो इस पे मेरा ढेर सारा कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक पे मेरा अपना शॉर्ट नोट्स है। इसको बनाने में मैं ये 2-3 चीज का बुक इंटरनेट, चैट जीपीटी, जेमिनी का भी हेल्प लिया। इस सब पे देखिए मैंने शॉर्ट नोट्स अपना बनाया है, इस सब पे अपना मेरा। तो इन सारे चीजों को करने के बाद अब सेकेंड चीज आता है आपको क्या, प्रैक्टिस। कि मैंने एनसीईआरटी 11 से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, 11 एसबीपीडी से, 11 12 इंटरमीडिएट से,
इसके अलावा मैंने क्या करा, घटना चक्र से प्रैक्टिस किया। अच्छा, इतना ही नहीं, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो PYQ आता है उसमें भी घटना चक्र में तो सिर्फ BPSC UPSC में पूछा गया क्वेश्चन सब, लेकिन आप तो आयोग UGC का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो UGC या जो प्रोफेसर की बहाली के लिए जो अलग अलग राज्य सरकार एग्जाम लेती है, उस सारे का एग्जाम का जो है ना यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है, वो बुक का PYQ आता है, उसमें सारा पूछा गया क्वेश्चन क्या है उसमें रहता है, तो मैंने उससे भी प्रैक्टिस किया। तो पहला चीज मैंने कॉन्सेप्ट को सारा क्लियर किया प्रत्येक टॉपिक पे। दूसरा क्या करा, मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया। यही मेरा जो है एग्जाम पास करने का मेन रणनीति था, जिसमें मेरा टीचिंग और जो इंटरमीडिएट का है उसका बड़ा रोल था। तो ये मैंने आपको पेपर 2 जो है मेरा इतिहास सब्जेक्ट उसके बारे में बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आपको होगा कि भाई पेपर 1 ठीक है समझ में आ गया, पेपर 2 का क्या, सॉरी पेपर 1 का क्या होगा। पेपर 2 इतिहास बता दिया, पेपर 1 का क्या होगा। पेपर 1 जो होता है वो उसमें भी 10 यूनिट होता है, जैसे इसमें भी होता है। तो उस 10 यूनिट में के लिए आप कैसे पढ़े क्या पढ़े, तो देखिए इसके भी कई तरीके। तो मेरा जो अप्रोच था, तो मैंने यूट्यूब का उसमें बहुत सारा हेल्प लिया। यूट्यूब में एक कुमार भरत सर है, बहुत बेहतरीन व्यक्ति है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे 10 यूनिट का प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब पे बना दिए हुए हैं। सबका एकदम जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट बता दिए हुए हैं। इसके अलावा वो क्या करे हैं, PYQ सब यूनिट का जो PYQ है उसका भी एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया। तो मैंने कुमार भरत सर का जो यूट्यूब चैनल है उनसे सारे यूनिट को ढंग से पढ़ा, सही तरीके से समझा, फिर उनका जो PYQ है उसको कई बार प्रैक्टिस किया, एक बार नहीं 3-4 बार प्रैक्टिस किया। अच्छा, मैं जब बोलता हूँ PYQ प्रैक्टिस किया तो मैं रीड नहीं करता हूँ, तो मैं मेरे पास पढ़ने का तरीका ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है तो मैं इसको आंसर नहीं देखता हूँ, क्वेश्चन सीधे पढ़ा क्वेश्चन, फिर उसको एनालिसिस करके आंसर होगा, तब फिर मैं आंसर मान लेता हूँ कि ये होगा, फिर चेक करता हूँ, फिर जो नीचे एक्सप्लेनेशन रहता है प्रत्येक क्वेश्चन में उस सबको भी देखते हैं, अंडरलाइन है उसमें भी कई सारे नए नए तथ्य आ जाते हैं, उन सारे तथ्यों को देखता हूँ, समझता हूँ, तब जाकर के क्या मुझे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है और मेरा क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है। तो ये था तरीका। तो आपने क्या देखा पेपर 2 के बारे में, इंटरमीडिएट से आपका मेन चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप जैसे कीजिए इंटरमीडिएट को पढ़ करके कीजिए या 6 से शुरू कीजिए, 6 to 12 लोग कहता है, तो 6 में उतना कुछ है नहीं, 6-7 में, तो 11-12 भी आप कर लेंगे तो उससे आपका काम बन जाएगा। और पेपर 1 के लिए कुमार भरत सर का, पेपर 1 के लिए बहुत सारे लोग KVS मदान का भी सलाह देते हैं जो बुक है, तो हालांकि मैंने उससे नहीं पढ़ा है, लेकिन आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो मेरा जो ये रणनीति था मैंने आपको बता दिया, लेकिन जनरली जो रणनीति यूट्यूब पे टीचर सीनियर जो बताते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या बताते हैं, जनरली सबके लिए अलग अलग बुक बताते हैं, वो भी बुक मेरे पास है, बताता हूँ क्या है। कि जैसे कि देखिए एंशिएंट इंडिया, आपको प्राचीन भारत के लिए आपको कहते हैं ज्यादातर लोग क्या कि RS शर्मा का किताब है ना, प्राचीन भारत का इतिहास, ये पढ़ लीजिए। इसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन इसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। इंटरनेट और इंटरमीडिएट का ज्यादा रोल रहा। एक और बुक बताते हैं लोग KC श्रीवास्तव, है ना, इसको मैंने नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत देखा कहीं कहीं से, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा मोटा बुक है, 954-1000 पेज लगभग है। एंशिएंट इंडिया में इसको भी लोग बताते हैं। मेडाइवल इंडिया में आपको है किसका बताते हैं, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा का वॉल्यूम 1 और 2 बताते हैं। एक और व्यक्ति है हरिश्चंद्र वर्मा, उनका भी बताते हैं मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत के लिए जनरली लोग बताते हैं ये जो है ना स्पेक्ट्रम का बुक है, आधुनिक भारत, राजीव अहिर इसके लेखक है, स्पेक्ट्रम बताते हैं। एक और बुक बताते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, आधुनिक भारत में विपिन चंद्रा का जो है आधुनिक भारत, ये बताते हैं। तो ये 3-4 बुक। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने छोड़ दिया, हिस्टोग्राफी। तो हिस्टोग्राफी के लिए मैंने 2-3 चीज यूट्यूब का यूज किया। यूट्यूब पे 8-10 घंटे का वीडियो कहीं कहीं से ला करके वहां से ले करके अपना नोट्स बना लिया यूट्यूब से। दूसरा इंटरनेट AI के हेल्प लिया। और सबसे जरूरी बात PYQ, जो UGC नेट का PYQ है, उसी से अगर आप ढंग से उसको पढ़ ले एनालिसिस करके तो हिस्टोग्राफी उसी से हो जाता है, प्रीवियस ईयर से ही रिपीट घुमा फिरा करके उसी को बता देता है। तो मैंने ये रणनीति को अपना। एस श्रीधरन का एक हिस्टोग्राफी का बुक आता है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो लेकिन ये बुक वगैरह थोड़ा सा लॉन्ग तरीका है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है और काफी डेडिकेशन चाहिए होता है। तो देखिए मूल रूप से क्या है इस एग्जाम की डिमांड। इस एग्जाम की डिमांड है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डजंट मैटर आप कहाँ से करते हैं, आप किसी ऑथेंटिक कई सारे बुक से करते हैं, या किसी टीचर्स की हेल्प से करते हैं, या किसी लोगों की सहायता से करते हैं, या आप इंटरमीडिएट के बुक से करते हैं, या
AI से, गूगल से, चैट जीपीटी से, यूट्यूब से, जिससे करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर और खूब सारा प्रैक्टिस, यही इस एग्जाम को पास करने का मूल मंत्र है। जो मेरा पर्सनल अनुभव है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था यूजीसी नेट के बारे में, है ना। तो ये था मेरा पर्सनल अनुभव जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे लगता है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि मुझे हुआ, मैं लगातार 3 बार से 4 बार से पास कर रहा हूँ यूजीसी नेट। इतना ही नहीं, बीपीएससी का एग्जाम भी दिया था, 1-2 नंबर से मेरा छूट गया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब तो दे ही दिया होगा, है ना। तो अगर और भी लगता है कि कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैंने नहीं दे पाया हूँ तो आप कमेंट में पूछिएगा, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो बनाऊँ तो उसमें आपका जवाब दे दूँ, है ना। दूसरा, हालांकि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मेरे पास मेरा नोट्स है, सिलेबस है, उसके रिगार्डिंग मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ये सब आप थोड़ा सा बोल सकते हैं, फिर मैं इस पर कुछ और सीधे चर्चा कर। अच्छा हाँ, 1-2 क्वेश्चन आपको रहा होगा कि ये अचानक से चैनल का, तो देखिए ये चैनल जो है ना, मिशन कलम क्रांति इसका यूट्यूब चैनल का नाम है। तो ये मैंने 2 साल पहले क्रिएट किया था, लेकिन मैं जब चैनल पे काम कर रहा था 2 महीना तक काम किया, मैं फिर छोड़ दिया। मेरा समय बहुत ज़्यादा इस पर किल हो जा रहा था, तो मुझे लगा कि भाई या तो ये करेंगे या तो ये, तो मुझे लग गया कि यूट्यूब में समय वेस्टिंग हो रहा, तो मैंने उसको छोड़ करके पूरा फोकस अपना एक पढ़ाई पे और क्या बोलते हैं पढ़ाई पे किया, अपने जो गोल्स है उसको सेट किया। कई सारे लोग जो असफल हो जाते हैं उसकी 2-3 चीज़ें एक ही साथ कई चीज़ों पे काम करते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता, है ना, कि 2 नाव पे सवारी की जगह तो डूबना तय होता है। तो आप किसी एक चीज़ को अपना गोल तय कीजिए, उस पर फुल डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। मेरा ये कि फंडामेंटल है, मैं जो करता हूँ पूरे ईमानदारी के साथ और उसी पे कंसंट्रेशन के साथ। जैसे मैंने यूजीसी नेट के लिए पढ़ा तो एकदम उसी के लिए पढ़ा, बीपीएससी को छोड़ दिया बीच में। फिर जब मैं सीटेट के लिए पढ़ा तो सीटेट के लिए 1-2 महीना पढ़ा। तो ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है। तो आप देखिए कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। बहुत सारे लोग हैं कई जगह अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, 5-10 घंटा 12 घंटा पढ़ा ही दे रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ ये फॉर्म भर दिया चपरासियों का, अथियों का। मैं ये सब चीज़ें करता ही नहीं, मैं अपना मेन फोकस उस पर काम करता हूँ। तो यही है कि प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपकी प्राथमिकता क्या, आप चाहते क्या। आप चाहिए कि मैं आज जा रहा हूँ एसएससी का एग्जाम दे करके उसका तैयारी कर लेता हूँ, एग्जाम आया 1 महीना, और फिर बीपीएससी का, फिर बैंक का, रेलवे का, ग्रुप डी का, सिपाही का, चपरासी का, तो फिर यूजीसी नेट होगा। तो सब कुछ होना जाना है नहीं। तो अगर चाहते हैं तो माइंड सेट कीजिए, फोकस कीजिए, चीज़ों पे काम कीजिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया हूँ। अगला बार हो सकता है तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय भी नहीं रहता है, जेआरएफ हो गई तो अब सिनॉप्सिस वगैरह पे काम हो रहा है, तो या टीचिंग भी है तो उसमें भी क्लास में समय चल जाता है। तो देखता हूँ, अगर होगा तो मैं सिलेबस अगला वीडियो में सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। जो मेरा पर्सनल नोट्स है तो हो सकता है तो उसको शेयर कर दूंगा, वो देखता हूँ कैसे क्या है, अगर प्लान बनेगा इसके आगे तो ठीक है। तो आप हमसे क्या चाहते हैं, और जो लोग जानना चाहते हैं इस एग्जाम के बारे में उनको थोड़ा सा बता सकते हैं कि देखो भाई ऐसे तैयारी है, तरीका है, पेपर 1 तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मूल रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस प्रैक्टिस, यही मूल मंत्र। आप जैसे कीजिए, यूट्यूब से किसी से कीजिए। तो मुझे लगता है मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया, कुछ तो बचा नहीं, इंटरमीडिएट बता ही दिया, वो सब बता ही दिया। तो ठीक है, तो हम लोग अब आप बताइए कि आप चाहते क्या हमसे, आप क्या मदद कर सकता हूँ, आप बाकी लोगों को बता सकते हैं, फिर आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।